अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। चैप्टर नंबर 16 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में मुंह उठा के आ जाता है। तो चलो जी बच्चों स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट बच्चों, इसमें हमारे पास एक रेजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है। हम लोग उनको सर्किट में एक सीरीज तरीके से जोड़ देते हैं। ये देखें, जिस तरह से मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चों, ये एक रेजिस्टर है, इधर आपके पास एक प्यारा सा कैपेसिटर है और बच्चों इधर क्या है, आपके पास एक इंडक्टर है। ये ले, अब आप लोगों ने बच्चों इन तीनों को अटैच कर दिया है एक एसी सोर्स के साथ। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया है। इस सर्किट को सीरीज रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, इसका थोड़ा सा आगे जाके चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। इस वक्त आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने इस एसी सोर्स को, बच्चों कॉन्सेप्ट सुन लेना पहले गौर से, इस रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ लगाया है? इसका मतलब ये सीरीज में लगी हुई ये तीन चीजें। इसका मतलब आपके ऑल्टरनेटिंग सोर्स का जो वोल्टेज है वो कितने हिस्सों में डिवाइड होना है? तीन हिस्सों में डिवाइड होना है। किस किस में? रेजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में। अब आपको पता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज शो होगा, ठीक है बच्चों, वो क्या होगा, उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? वी आर से रिप्रेजेंट करूंगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो बच्चों वोल्टेज शो होगा वो क्या होगा? VC होगा। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो बच्चों वोल्टेज होगा वो VL होगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा वोल्टेज भी हर एक के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट वे में। इनमें से करंट सबसे ज्यादा किसमें फ्लो करेगा? क्योंकि सर्किट सीरीज है तो लिहाजा हर एलिमेंट में से गुजरने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। अब आप लोगों को फिर ये भी कॉन्सेप्ट पता है कि रेजिस्टर में करंट क्या करता है? करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, मगर बच्चों कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। अब यही सारी चीज आप लोगों ने अंग्रेजी में भी लिखनी है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखें जी, कंसीडर आ, इसको जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। कंसीडर अ सर्किट, बच्चों आप लोगों के पास एक सर्किट हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ सर्किट इन विच, कंसीडर अ सर्किट इन विच a resistor, consider a circuit in which a resistor of resistance R, बच्चों एक रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस क्या है? R, and a capacitor, and a capacitor of capacitance C, आप लोग इसकी रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं XC, ठीक है, and इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L आर एक्साइटेड बाय एन AC सोर्स, आर एक्साइटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। बच्चों ये AC सोर्स के साथ आप लोगों ने इनको एक्साइट करवा दिया है, ठीक हो गया। और आपको पता है कि वोल्टेज ऑफ द सोर्स, बच्चों इस पूरे सोर्स का वोल्टेज कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? बताएं कितने हिस्सों में? वोल्टेज ऑफ द सोर्स विल डिवाइड अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। बच्चों ये तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। बट करंट थ्रू ईच एलिमेंट विल रिमेन सेम, बट करंट
थ्रू, बट करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज सेम। मगर बच्चों हर एलिमेंट में करंट क्या है? सेम फ्लो कर रहा है। और आपको पता है बच्चों, एज इन केस ऑफ रेजिस्टर, बच्चों रेजिस्टर में क्या होगा? रेजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन कौन सा फेज? सेम फेज। बच्चों रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट किस फेज में है? सेम फेज में। इन कैपेसिटर, बच्चों इन कैपेसिटर वोल्टेज इज लैगिंग एंड करंट इज लीडिंग। बच्चों वोल्टेज लैगिंग होता है और करंट क्या होता है? लीडिंग होता है। एंड इन केस ऑफ इंडक्टर, जबकि बच्चों इंडक्टर के केस में क्या होता है? कौन लीडिंग होता है? वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। इस चीज का फायदा हमें अभी आगे जाके जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे उसमें होगा। ठीक हो गया? आप लोग शुरू में ये कहानी लिख लेंगे। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, मैं अब इन्हीं को ऐसे लिख सकता हूं। फिर ये देखें, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा? आई आर एम एस इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? आई आर एम एस इंटू एक्सी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। अच्छा बड़ी काम की बात अब शुरू होने लगी है बच्चों। इसी को आपको पता है ये आई आर एम एस एक्स सी किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा सी। और बच्चों इसी को मैं आई आर एम एस 1/2 पाई एफ सी भी बोल सकता हूं ना यार। एक्स सी 1/ओमेगा सी और ओमेगा 2 पाई एफ। अरे ओ गूंगो ना। अब ये देखो इसी तरह बच्चों ये आई आर एम एस और एक्सएल की जगह पर क्या आ गया? ओमेगा एल। और बच्चों ओमेगा एल की जगह पर क्या आ गया? 2 पाई एफ एल। एक बड़ी ही बम्ब बात, मुझे बच्चों ये बताएं कि अगर मैं इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं, देखो अभी इनके क्रॉस, तीनों के क्रॉस वोल्टेज है। अच्छा अगर मैं एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना या कम शुरू कर दूं, बढ़ाना शुरू कर दूं या कम करना शुरू कर दूं, मुझे ये बताओ क्या इन वोल्टेजेस की वैल्यूज के ऊपर फर्क पड़ेगा? बोल दो भाई, फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ ये मैं बताऊंगा। वेरी नाइस आंसर। ये देखो इधर ऑनलाइन बिस्ती होगी ना, शर्म आएगी फिर आपको ज़्यादा। ये देखो इधर एक बात सुनना बच्चों, याद रखिएगा इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होगा? क्या रेजिस्टर का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर कहीं पर डिपेंड कर रहा है? ना। इसके फार्मूले में कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ूसली आ ही नहीं रही। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। मगर इधर माहौल चेक करें, ये कैपेसिटर का वोल्टेज तो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन रख रहा है। इसका मतलब यहां पे पंगा होगा। इधर देखो इधर भी फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसका मतलब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से ये रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? इस कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके वोल्टेज पर फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इनकी रेजिस्टेंसेस के ऊपर फर्क पड़ रहा है और इनकी रेजिस्टेंसेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। याद नहीं है मैंने बताया था एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से कौन कौन चेंज होगा? ये वाला वोल्टेज भी चेंज होगा, ये वाला वोल्टेज भी चेंज होगा, मगर ये वाला। तो बच्चों लिखें एक लाइन, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, बताएं बच्चों क्या रहता है?
यस, ये तो चर्सी क्या रहता है, सेम रहता है। बट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर, ऐसे लिख रहे, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, बच्चों क्या होता है, वो चेंज होता है। बट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर चेंजेस। बच्चों कैपेसिटर या इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है और रेजिस्टेंसेस उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। चलो अब मेरी बात सुनो, हम लोग क्या काम करेंगे, इधर सुनना ज़रा गौर से, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसकी ना आप लोग अब हेडिंग बनाएंगे फेजर डायग्राम की। किसकी हेडिंग बनाएंगे बच्चों? फेजर डायग्राम। लो जी, कॉन्सेप्ट आया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, गौर से सुनते जाना। यार मुझे ये बताओ, इन तीनों में करंट क्या है? सेम है, और करंट तीनों में साइनोसाइडल गुजर रहा है। मैं उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों करंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस पर मैंने इनिशियली ये करंट को शो कर दिया, मतलब ऐसे डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, बस सपोज करेंगे ऐसे है, ठीक है। रेजिस्टर का वोल्टेज इसके साथ क्या होगा? सेम फेज में होगा। कल भी पढ़ा था, रेजिस्टर का वोल्टेज बच्चों इसके साथ किस फेज में होगा? ये लें, मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर तो इसके साथ सेम फेज में लिखता हूं। लिख दिया बच्चों। चलो मेरी एक बात सुनना, वोल्टेज और करंट ये तो दोनों सेम फेज में, ये करंट की रेफरेंस लाइन है, ये लाइन रेफरेंस लाइन ऑफ करंट है, और ये वोल्टेज करंट के पैरेलल है, यानी दोनों सेम फेज में है। कैपेसिटर में क्या होता है, अभी बताया था मैंने, कैपेसिटर में कौन लीडिंग होता है? करंट लीडिंग है, तो वोल्टेज क्या है? तो बच्चों कैपेसिटर का वोल्टेज किधर को होगा? तो ये आ गया कैपेसिटर का वोल्टेज, डन हो गया। इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है? लीडिंग होता है। तो बच्चों इंडक्टर का ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अब बच्चे यहां पर क्या चीज की डिमांड करते हैं? ठीक है, आप लोग तो माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो ठीक है, पता नहीं क्या मतलब कौन सी मलठी खा के बैठे हो। इधर सुनो, एक बात सुने, इधर सुने, हाँ सौंफ खाई हुई है, ठीक है, थैंक यू। ये देख इधर, ये देखो पुत्र, एक बात गौर से सुनना, ये वोल्टेज अभी इक्वल नहीं है, ये मैंने जस्ट रफली ड्रॉ की है, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर वैल्यूज। सुने, आपको पता है ये वाली वैल्यू चेंज होती है, ये चेंज होता है? सुन, क्या ये चेंज होता है? क्या ये चेंज होता है? नहीं, ये तो चेंज नहीं होता। कौन चेंज होता है? VL या VC? फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से ये चेंज होगा या ये तो चेंज, क्योंकि इसका बिहेवियर, रेजिस्टर का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ है ही कोई नहीं। क्या ख्याल है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। किसी रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, उनके वोल्टेजेस के ऊपर होता है। अच्छा, लेट्स सपोज यार मैं कहता हूं लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बच्चों किस फ्रीक्वेंसी पर? एट लो फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास? एट लो फ्रीक्वेंसी। बच्चों सुने, सपोज करते शुरू में बड़ी फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो बच्चों मुझे बताएं ये वोल्टेज, ये XC ज्यादा होगी या XL? अब मैं वोल्टेज की बजाय ना, मेरी बात सुने, याद करें मैंने आपको जो पिछले सर्किट्स पढ़ाए थे ना, RC RL, मैंने बताया था हम फेजर डायग्राम की बजाय यहां पर इंपीडेंस डायग्राम को प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं इसी बच्चों फेजर डायग्राम से क्या ड्रॉ करना चाहूं? इंपीडेंस डायग्राम, तो जरा लगते हाथ में यहां पर इंपीडेंस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं आपके सामने। इसे क्या बोलते हैं? इंपीडेंस डायग्राम। और मैंने आपको बताया था इसी को देख के, फेजर डायग्राम को देख के आपने क्या बनानी है? तो ये देखें, ये यहां पर क्या आएगा? रेजिस्टर। इधर क्या होगा बच्चों? XL। और इधर क्या होगा बच्चों? XC। चले, अभी इनकी लेंथ क्या है हमें नहीं पता, हमने रैंडम वैल्यूज ले ली है कोई से भी। अब मेरी एक बात सुनो, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो सर जी XC का फार्मूला लगते हाथ इधर साइड पर लिखने, 1/2 पाई FC। और XL का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई FL। चलो सुनना, बड़ी काम की चीज आने लगी, पूरे टॉपिक की बम लाइनें आने लगी हैं। लो फ्रीक्वेंसी पर, किस फ्रीक्वेंसी पर? फ्रीक्वेंसी लो होगी तो XC हाई होगा। इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी लो होगी तो XC हाई होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो XL।
इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर XL तो लो हो गया मगर XC हाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो इन वेक्टर्स में से अब कौन होगा भला ज्यादा? लो फ्रीक्वेंसी पर XC मगर XL। सपोज करते हैं बच्चों लो फ्रीक्वेंसी पर, ये देखें ये रेजिस्टर है, ये क्या है? रेजिस्टर है। लो फ्रीक्वेंसी पर XC क्या होगा? हाई होगा, और उस वक्त XL क्या होगा भाई? कम होगा। क्या ख्याल है? और ये जो इसका मतलब ये XL इतना कम है कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं? तो मेरी बात सुनना, ओए सुना इधर, ओ भाई, अगर लो फ्रीक्वेंसी पर XC बड़ा है और XL छोटा है, तो XL छोटा है इसका मतलब सर्किट आपका किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? याद करो RC सीरीज सर्किट की वेक्टर डायग्राम ऐसी नहीं थी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी पर XC इज ग्रेटर देन XL और सर्किट बिहेव लाइक RC सीरीज सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट किसके तौर पे बिहेव करता है? RC सर्किट पर कैपेसिटर डोमिनेट हो जाता है क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस बड़ी लो कंसीडर होती है। ओके, तो इसका मतलब इसके बाद आई एट हाई फ्रीक्वेंसी। कौन आया? यार मेरी बात सुनो, हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा? सुनना, हाई फ्रीक्वेंसी पर आप लोग देखें, अगर ये रेजिस्टर है, ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी पर बच्चों XL अब क्या हो जाएगा? हाई, मगर XC क्या होगा? लो। देखो ना भाई, हाई फ्रीक्वेंसी पर देखें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XC क्या होगा? कम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XL क्या होगा? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि XL इज ग्रेटर देन XC एंड सर्किट बिहेव्स लाइक RL सर्किट। तो बच्चों सर्किट किसके तौर पर बिहेव कर रहा है? RL सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा है। मगर आप लोग देखो, ये हाई है, ये लो है, ये क्या है? हाई। हाई पर ये चक्कर है, लो पर ये चक्कर है, मगर इनके दरमियान में बच्चों कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों? एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आती है। उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आती है जिस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC क्या हो जाएंगे? इधर सुनना काम की बात। फ्रीक्वेंसी लो है, सुनना, फ्रीक्वेंसी लो है तो XC ज्यादा है, XL लो है। फ्रीक्वेंसी हाई है तो XC लो है और XL हाई है। इसका मतलब इनके दरमियान में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की ऐसी आ रही होगी जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। The frequency at which capacitive and inductive reactances are equal to each other, this intermediate frequency is known as resonance frequency. This intermediate frequency is known as resonance frequency. तो लिखो बच्चों, और यहां पर क्या होगा? ये देखें, ये R है, यहां पर क्या होगा बताएं? अब इधर क्या था? XL, इधर क्या था? अब ये दोनों की लेंथ क्या होगी? रेजोनेंस के ऊपर इक्वल होगी। तो इसका मतलब एट रेजोनेंस इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। और जब रेजोनेंस नहीं है तब इक्वल नहीं है। मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी समझ लग गई होगी इसकी कहानी की। क्या ख्याल है? इसको नोट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी। इधर से मैं रेज कर दूं अब। लो जी बच्चों, द फ्रीक्वेंसी, अब डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी। इसका मतलब देयर इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस आर इक्वल टू ईच अदर। तो बच्चों लिखें द फ्रीक्वेंसी एट विच, इसी लाइन में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में ही आगे चलना है आपने। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के अंदर ये लाइन लिखें। इसका मतलब द फ्रीक्वेंसी एट विच XC इज इक्वल टू XL इज नाउन एज, बच्चों क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। और ये देखो इधर, ये देखो मैथमेटिकली, इधर देखें अब XC इज इक्वल टू क्या है? XL है। अब मेरी बात सुने यार, XC बराबर नहीं होता 1/ओमेगा C,
और XL ओमेगा L नहीं होता, मगर मैं इनके साथ प्यारा सा RR लगा रहा हूं, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। क्या ख्याल है? और बच्चों एक बात सुने, इधर 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 देखो, अरे वो चर्सी लोगों, ये ओमेगा R उधर ले जाओ, L को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा? 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर और साथ में आएगा R। ये ना पता कि R का भी स्केयर लगाया चर्सियों ने, है R का स्केयर, ये आ गया। यार मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो, दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लो। जब मैं दोनों साइड्स पर बच्चों क्या ले लूंगा? स्केयर रूट ले लूंगा, तो अकेला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी 1/LC, 1/LC। फिर एक मजे की बात इधर सुने, आपको पता है मैं इसी ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2πf भी तो लिख सकता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf और साथ में R अपनी जगह पर, तो ये आ गया 1/LC। तो अकेली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वो किसके बराबर आ जाएगी? 1/2π√LC। ये सो दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आया बच्चों आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला। नोट करें इसको, जल्दी जल्दी नोट करना मिनट लगा के। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? इसको कर लिया है आप लोगों ने। अब यहां से ना MCQs बड़े कमाल किस्म के बनते हैं। अगर मैं आपसे MCQ पूछूं, ये पेपर में लिखना वैसे ही पूछ रहा हूं, 1/√LC में L क्या है? इंडक्टेंस। C क्या है? इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। याद रखना। अच्छा, अब पेपर में MCQ है, साइड पर लिखना जरा, MCQ लॉन्ग में नहीं लिखना, साइड पर लिखें। यूनिट ऑफ MCQ है बच्चों, यूनिट ऑफ 1/√LC इज, हाँ जी बच्चों, 1/√LC का यूनिट क्या होगा बताओ? अब ये बेशरम लोग वहां पे हेनरी पुट करते हैं, फैरेड पुट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, फिर रेसिप्रोकल लेते हैं और आंसर गलत निकालते हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको ये फार्मूला उस वक्त याद नहीं आता कि 1/2π, 2π तो कांस्टेंट है, तो 1/√LC बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड या हर्ट्ज, तो इसका आंसर है पर सेकंड। अब ये चीज, अब वो बच्चा जिसने इसको पूरा कैलकुलेट करना है और एक वो बच्चा जिसको फार्मूला पता है, उसकी जिंदगी में सुकून आया कि नहीं आया? तो चलो आओ इधर, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, 1/√LC का यूनिट क्या है बच्चों? इसका यूनिट क्या है? पर सेकंड। अच्छा, अकेला 1/LC का यूनिट क्या होगा? हाँ, अकेला 1/LC तो सेकंड की पावर -2। दोनों साइडों पर स्केयर ले लेंगे ना, क्या ख्याल है? तो दोनों साइडों पर स्केयर, ओ भाई स्केयर लोगे तो ये स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। तो 1/LC का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड का स्केयर। अच्छा, और एक बात और सुनना, इधर गौर से सुनना, LC का यूनिट क्या होगा? सेकंड स्केयर होगा। यस, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं हेनरी इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड स्केयर। मैं क्या कह सकता हूं? हेनरी, बोलते नहीं हो यार, इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड स्केयर। वेरी बम्प MCQ। क्या ख्याल है? नहीं ख्याल है? एक और बात, एक और बात, वो चैप्टर नंबर 12, T इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बच्चों, RC क्या होता था? टाइम कांस्टेंट। याद करो, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस यानी ओहम इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड। इसी तरह अब देखें, हेनरी इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड स्केयर। कई दफा एंट्री टेस्ट के पेपर में MCQ आता है, यूनिट ऑफ L/R इज L/R। तो ये देखो, LC का क्या है? सेकंड स्केयर। RC का क्या है? सेकंड। तो L/R का क्या होगा? दोनों को डिवाइड कर दो, वो भी सेकंड आएगा। क्या ख्याल है? कहते हैं सर जी ये कौन सी बातें हो रही है? ये ओ भाई इनको डिवाइड करो ना। तो LC/RC, C से कट गया, LC का यूनिट सेकंड स्केयर, RC का यूनिट सेकंड, तो सेकंड उससे कटा तो एक सेकंड ना बचा। ने ख्याल है? तो बच्चों ये कितने MCQ बन गए? डिफरेंट किस्म के MCQ बन गए। डन हो गया। चले अब ये पेपर मैंने लिख के आने, वापस अपनी औकात पे आओ। ये मैं इरेज कर दूं? ये लिखनी है? ओके। अच्छा, एक और MCQ अब यहां से बनता है, सुने।
अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर बच्चों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डबल कर दें, क्या कर दें, और इंडक्टेंस को भी क्या कर दें, इफ द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस बोथ आर डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? एक बार दोबारा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दिया जाए, यस, हाफ हो जाएगी। वो कैसे? इसको भी डबल किया, इसको भी डबल, इसका 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 का अंडर रूट 2, ये ना वो 2 को फुफे से मल्टीप्लाई करवाया हो, और ये 2 तो फार्मूले का है। ये देखो इधर मैं करके दिखाता हूं बच्चों। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो न्यू आएगी 1/2 पाई अंडर रूट, देखें ये बनेगा 2L और ये क्या बनेगा 2C। अब मेरी बात सुनना, इधर सुनो बच्चों, ये 2 × 2 कितना हो गया 4 का अंडर रूट कितना हो गया, तो बच्चों वो 2 को मैं शुरू में ले आता हूं, बाकी ये 1/2 पाई अंडर रूट LC अपनी जगह पर रहने देता हूं। कई लोग कहते हैं सर जी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमने तो बचपन में पढ़ा था मल्टीप्लाई करवा देना होता जहां पे हो रहा हो है? ये बेशरम लोगों, अगर मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसको दोबारा फ्रीक्वेंसी में कैसे लेकर जाओगे? इसी चीज की जगह तो अब आपने क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो बच्चों जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास वो 1/2 ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा देता फिर मैं कंपैरिजन कैसे इनको करता? कंपेयर करने के लिए उसको छेड़ना भी नहीं, गुनाह होगा। ओके, इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी जरा। हाँ जी, कर लिए इसको नोट बच्चों। अब सुने, एक सर्किट में कैपेसिटेंस को डबल कर दिया, क्या कर दिया? सुना क्वेश्चन, एक सर्किट में कैपेसिटेंस को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा उसी सर्किट में? मैं कहता हूं मैं कैपेसिटेंस को डबल करूं मगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखूं, तो एक ही चक्कर है, अगर कैपेसिटेंस को डबल कर दी इंडक्टेंस को हाफ कर दो, क्योंकि इसका 2 उसके हाफ के 2 से कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। टेक्निकली है, कहते हैं ऐसा मजाक रखा हुआ है। ये देखो ओ भाई, कैपेसिटेंस को डबल किया और इंडक्टेंस को हाफ, तो इसके हाफ के नीचे जो 2 होगा वो इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। डन हो गया। लो जी बच्चों, ये कुछ टाइप के एमसीक्यूज यहां से बनते थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरफ। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अभी कंप्लीट होना है। नेक्स्ट लिखें बच्चों, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज। लो जी इधर सुने, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। बच्चों इधर सुनना जरा गौर से, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि बच्चों इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। दूसरी बात बच्चों, आपको पता है एट रेजोनेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। बच्चों रेजोनेंस के ऊपर XL और XC क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो सुनो इधर, एंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सर्किट की जो इंपीडेंस है वो Z, वो सिर्फ और सिर्फ R के बराबर है। इसका क्या मतलब है, सुनना मेरी बात गौर से, बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। बच्चों जब XL और XC इक्वल हो गए, आपको याद है मैंने बताया था इंपीडेंस जो होती है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस होती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो आप लोग देखेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देती, तो सर्किट की रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी उस वक्त, एक R ही बचेगी। क्या ख्याल है, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर ये दोनों इक्वल बट ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगी आपके पास इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, रेजिस्टिव बचेगी। डन हो गया। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिख लो, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव एंड इट इज मिनिमम, एंड इट इज मिनिमम। और बच्चों ये मिनिमम होगी क्योंकि देखो ना 2 कट गई, 1 बच गई, तो सर्किट की ये इंपीडेंस क्या होगी, मिनिमम। और किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, सिर्फ R के बराबर। और आपको पता है ये मिनिमम है, दैट इज वाई बच्चों, इसी वजह से करंट विल बी
करंट विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस। इसका मतलब है करंट बच्चों रेजोनेंस पर फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो करंट विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नोड। तो याद रखिएगा सीरीज सर्किट में करंट रेजोनेंस पर मैक्सिमम क्यों होगा, क्या आंसर देंगे, क्योंकि रेजोनेंस पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो दो कट गई हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं करंट क्या है, मैक्सिमम है। और बच्चों उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखें। तीसरा पॉइंट, इस मैक्सिमम करंट को हम लोग शो करते हैं। ये देखें, अगर मैं आप लोगों के सामने बच्चों फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है कि शुरू में ये राइज करता है, उसके बाद ऐसे ये फॉल करता है। और इधर सुने, इस पॉइंट पर ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं बच्चों कौन सा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या है, एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम करंट यहां पर शो हो रहा है। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये ग्राफ कैसे आया। मैं इसका एक 2 नंबर तरीका बताऊंगा, याद रखना हमेशा के लिए, टेक्निकल है, थोड़ा सुन लेना इधर और बाद में नोट करना, पहले सुनना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इससे पीछे फ्रीक्वेंसी लो। फ्रीक्वेंसी पर सर्किट क्या है, RC। हाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट क्या है, RL। और इस पर तो कट गई वो दोनों। अच्छा, इसका मतलब इससे पीछे पीछे सर्किट किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, RC सर्किट। इससे आगे सर्किट RL सर्किट। तो बस एक बात सुने, अब फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के साथ तो कोई लेना देना, मगर फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर के साथ तो लेना देना है ना। जरा सुनना गौर से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं XC का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, और रेजिस्टेंस का करंट के साथ भी क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ भी क्या रिलेशन है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, इधर सुनना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो करंट भी, रेजिस्टेंस जब कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो करंट भी। इसका मतलब इधर सुनो, ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी ऊपर जाते जाते, ये देखो ना थोड़ा सा गौर से। ओ भाई ये वाली वैल्यूज ले लें, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और रेजोनेंस में पहुंच के वो क्या हो गया, मैक्सिमम। अच्छा, रेजोनेंस के बाद क्या हो रहा है, ये देखें, रेजोनेंस के बाद सर्किट है RL सर्किट। तो L आपको पता है, ये R तो रेजिस्टेंस जो है ये तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो XL का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। मगर XL का करंट के साथ क्या रिलेशन है। इसका मतलब रेजोनेंस के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट क्या होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आगे आगे, मगर करंट क्या कर रहा है, कम होता जा रहा है। सो दैट इज करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये हो गया। इसके बाद बच्चों तीसरे पॉइंट के बाद ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। आओ इधर, अब आखिरी पॉइंट, चौथा और पांचवा, बड़े छोटे छोटे बच्चों। मुझे ये बताएं पावर फैक्टर क्या होगा यहां पर। पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज 1। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है कोस थीटा। मैं लिखूंगा कोस 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। है कोई बच्चा जो मुझे बता दे सर्किट का पावर फैक्टर 1 क्यों है। क्योंकि रेजोनेंस पर सर्किट की इंपीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज होने के वजह से थीटा 0 आया। तो याद रखिएगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और बच्चों आखिरी बात, एट रेजोनेंस कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर मे बी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। क्या कहा जाता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर मे बी लार्जर देन। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कहा जाता है वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर में भी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। इसका क्या मतलब है, ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। इसकी छोटी सी रीजन सुने। आप लोगों को सपोज करें घर में एक बच्चे को, इसको रोज पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपया घर से। सपोज कर लो, वो पक्का हो गया, कहता 100 है, मुझे तो 10 रुपये नहीं मिलते। अच्छा सर, सपोज करें इसको 100 रुपया मिला, इसने उस दिन में 10 खर्च कर लिए, बाकी 90 अपने पास बचा लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको अगले दिन दोबारा 100 रुपये मिले, इसने 30 रुपये खर्च कर लिए, तो इसके पास टोटल कितने बचे हुए हैं अब,
160। अगले दिन दोबारा 100 मिले, इसने 10 खर्च कर लिए, इसके पास 250 बच गया। इसका मतलब इसको रोजाना कितने मिल रहे हैं? 100 मिल रहे हैं। मगर किसी एक दिन ऐसा वक्त आ रहा है कि ये अपने 100 से ज्यादा खर्च कर सकता है। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हुआ, इधर सुनना, इसी तरह जिस तरह आप लोग स्टोर कर रहे हैं, इसी तरह कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, रेजिस्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। तो इसका, इसलिए मैंने रेजिस्टर नहीं लिखा। इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। और ये एनर्जी स्टोर करते रहते हैं, वक्त आने पर ये अपने से ज्यादा एनर्जी भी, अपने से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर में बी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। दैट इज योर कंप्लीट सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से घर में पढ़ के आएंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज।